हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब रेंज में आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट मेथड जो है रेंज का, नेक्स्ट मेथड वो बेसिकली क्वाड्रेटिक में पढ़ रखा होगा हमने ऑलरेडी, तो आई विल गो थ्रू इट बिट फास्ट। क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर लिखा हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा हो, या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा हो, ठीक है। अगर हमें इसका रेंज निकालना है, मतलब क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही जगह क्वाड्रेटिक अगर लिखा हुआ है, तो ऐसे एक्सप्रेशन का हम रेंज कैसे निकालेंगे? तो उसका प्रोसेस ये, फर्स्ट अज्यूम y इज इक्वल टू गिवन एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन है उसको y के बराबर कर दिया। सेकंड, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन x, ठीक है। तो एक साइड बाय साइड एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। मान लिया इसका रेंज निकालना है, तो हमने इस एक्सप्रेशन को y के बराबर मान लिया। फिर सेकेंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो y तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y(x) प्लस 5y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब सारे टर्म्स को एक तरफ लेके आए, तो y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y माइनस 1 एक्स प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने x में एक क्वाड्रेटिक बना लिया, तो वो क्वाड्रेटिक ये आ गया, ठीक है। थर्ड स्टेप, सॉल्व d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर x रियल है तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिया, तो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो 4 हटा दिया, y माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इधर y माइनस 1 बचा, इधर 5y माइनस 3 बचा, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दिस विल बी y माइनस 1, y माइनस 5y माइनस 4y हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 3 तो प्लस 2 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 1 इंटू वाई माइनस हाफ लेस देन इक्वल्स टू 0। मतलब हमने क्या किया, माइनस 4 से डिवाइड कर दिया, तो जो सोल्यूशन आया वो ऐसे आया, y बिलोंग्स टू 1 हाफ से लेके 1, ठीक है। सॉल्व दिस। फोर्थ स्टेप में क्या है, वेरीफाई ऑब्टेन्ड values of y for coefficient of x square is equals to 0, first. Second, if in original ठीक है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेकेंड, मेक श्योर ओरिजिनल एक्सप्रेशन डज नॉट हैव कॉमन रूट इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो हमने यहाँ पे लिखा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किसके लिए लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक के लिए। तो उसके लिए क्वाड्रेटिक होना तो चाहिए, तभी तो इसको d आएगा इसका। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, y माइनस 1, अगर वो y माइनस 1 0 हो जाए, मतलब y का वैल्यू 1 हो जाए, तो फिर ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। तो उसको हमने सेपरेटली चेक किया। चेक करने का मतलब क्या है, देखो इसी एक्सप्रेशन में हमने y इज इक्वल टू 1 रख के देखा कि कोई x की वैल्यू आई या नहीं आई। ठीक है, तो वापस हम क्या चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर किया, वो चेक करेंगे कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता। तो जब इसको 0 किया तो y बराबर 1 आ गया। अब चेक कैसे करेंगे, इसमें रख दिया हमने y बराबर 1, फिर देखा कि x का कोई एक्सेप्टेबल वैल्यू आया या नहीं आया। तो इसमें अगर y बराबर 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 5y माइनस 3 में y बराबर 1 रखेंगे तो ये तो आ जाएगा 2 बराबर 0, मतलब ये ठीक है, मतलब नहीं चलेगा। तो जब हमने इसको चेक किया y इज इक्वल टू 1, तो हमने क्या मिला 2 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो एक तो ये चीज बोला। दूसरा उसने क्या बोला कि एक हम ये भी इंश्योर कर लें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन रूट ना हो। तो जैसे ये क्वाड्रेटिक है और ये क्वाड्रेटिक है, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर है तो वो हटा दिया, फिर क्वेश्चन वैसे सॉल्व किया, हटाने के बाद सॉल्व किया। ठीक है, तो इस वाले केस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और जो डिनोमिनेटर में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसके बीच में कॉमन रूट नहीं हो सकता। ये ठीक है, चेक करके देख सकते हैं, दोनों के d लेस देन 0 है, तो दोनों में ही जो रूट आएंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, और जो रूट का पेयर होगा वो कॉन्जुगेट होगा और डिफरेंट होगा। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर तुमने कॉमन रूट कंडीशन पढ़ रखा है तो कॉमन रूट कंडीशन भी लगा सकते हैं इन दोनों क्वाड्रेटिक के ऊपर, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और बोलने का तरीका क्या है कि देखो, अगर इन दोनों के बीच में एक कॉमन रूट होता अल्फा, मान लिया अगर होता, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3 0 होता, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 भी 0 होता। तो ऐसे तो होता ही नहीं। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अगर 0 है तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 की वैल्यू तो 2 हो जाएगी ना, उसमें से अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 3 वाला पार्ट 0 हो गया। तो इसलिए भी कॉमन रूट नहीं है। ये तीसरा तरीका है बोलने का, कैसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो दूसरे वाले पॉइंट से कोई टेंशन नहीं है। तो y इज इक्वल टू 1 हटाना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू 1 हटाने के बाद जो इसमें बच गया वो हमारा रेंज हो जाएगा। तो इस वाले केस में रेंज क्या हो गया, हाफ क्लोज्ड से 1 ओपन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इस मेथड के हिसाब से। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका रेंज निकालना है। तो देखो इसमें क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब क्वेश्चन क्या है, फाइंड रेंज। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू न्यूमरेटर फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2, डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, तो इन दोनों में तो कॉमन रूट आ गया, तो कॉमन रूट जो आया उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब जब हम कैंसिल करेंगे तो 0 को 0 से तो कैंसिल नहीं कर सकते, तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि x इज नॉट इक्वल टू 2।
ठीक है। अब जो बचा ये तो लीनियर अपॉन लीनियर बचा, और लीनियर अपॉन लीनियर की रेंज पहले बताई जा चुकी है कि इसका जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, कुछ ऐसे हमने बोला था r माइनस ए अपॉन सी, एक्स का कोफिशिएंट 1 अपॉन 1 मतलब 1। ठीक है, ये आंसर होता, मतलब ऐसे आंसर होता अगर इसमें ये नहीं होता। ठीक है, अगर ये पूरा एक्सप्रेशन होता है x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, तो इसमें 1 वैल्यू को छोड़ के सारा मिल जाता, तो वो तो ये आ गया। बट इस वाले केस में क्या है, इसने मना कर दिया कि x 2 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर x 2 के बराबर है तो 2 माइनस 1 विल बी 1 और 2 माइनस 3 विल बी -1। तो x अगर 2 है तो इसका यहाँ से जो y का वैल्यू आ रहा है वो -1 है, तो इसने बोला कि -1 भी नहीं हो सकता। ये ठीक है, क्योंकि हम x कभी 2 रख नहीं सकते, वरना 0 को 0 से डिवाइड करना पड़ेगा। x बराबर 2 नहीं रख सकते तो y का वैल्यू -1 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो और हटाना पड़ेगा, तो -1 भी हटा दिया, 1 हटा दिया। ये किसकी वजह से आया, हटाया, बिकॉज ऑफ x बराबर 2 पे ये वैल्यू मिल रहा है और 2 रख नहीं सकते, इसलिए ये हटाया। ये किस लिए हटाया, ये तो a अपॉन सी हमने बताया था कि लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज ये होता है r माइनस ए अपॉन सी, तो उस लॉजिक से हटाया। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। अच्छा, जब हमने ये बोला कि x बराबर 2 रखा तो यहाँ से वैल्यू -1 आया, फिर हमने बोला कि -1 मिलेगा नहीं थियोरेटिकली, तो तुम्हें देखो ऐसे सोचना पड़ेगा कि चलो ठीक है x बराबर 2 रखने पे y का वैल्यू -1 नहीं मिला, बट हो सकता है कहीं और मिल जाए, और कोई x की वैल्यू रखें तो -1 मिल जाए, ऐसा हो सकता है इन जनरल। इस केस में नहीं होगा ये, ठीक है। वैसे और किसी फंक्शन के केस में तो हो सकता है कि जैसे sin x है, मान लिया मैंने बोला कि sin x में हम किसी भी रीज़न से उसने बोला कि पाई मत रखो, ठीक है, तो अगर हमने sin x में पाई नहीं रखा तो 0 नहीं आया, बट 0 जो sin x की वैल्यू है वो x बराबर 0 रखने पे तो आ ही जाएगा। ठीक है, पाई रखने पे चलो नहीं आया, बट ये वाली जो y की वैल्यू आई 0, वो तो और जगह तो मिल ही रही है ना, तो उसकी रेंज में से वो हटेगा नहीं। ये ठीक है, अगर एक y की वैल्यू एक से ज़्यादा x के लिए तो मिल ही सकती है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल, मान लिया हमने बोला y बराबर x² लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन लिख ही लेते हैं, क्वेश्चन 3। अगर हमने ऐसे लिखा y इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² अपॉन x माइनस 2, मान लिया ये क्वेश्चन है। सोल्यूशन, तो न्यूमरेटर में हम क्या कर सकते हैं, x² कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, या क्या x माइनस 2 कैंसिल कर दिया तो आ गया y इज इक्वल टू x², बट कैंसिल करने की वजह से क्या होगा, ये बोलेगा कि 2 के लिए मना कर दिया। अच्छा, y बराबर x² का रेंज क्या होगा, y बराबर x² का रेंज क्या होगा, 0 क्लोज्ड से इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसने बोला कि 2 नहीं रख सकते, तो हमने ये रख के देखा कि 2 रखने पे कौन सी वैल्यू आ रही है, तो वो वैल्यू कितनी आ रही है, 4। तो 2 रखने पे बिकॉज 2 नहीं रख सकते तो 4 नहीं मिलेगा, बट इस वाले केस में 4 हटाएंगे नहीं। जैसे हमने इसमें किया ना कि इसने बोला कि मना किया गया x 2 नहीं आएगा, फिर हमने 2 रख दिया, तो 2 रखने से यहाँ पे वैल्यू -1 आया, तो हमने -1 हटा दिया। इस वाले केस में क्या है, इसने बोला कि x 2 मत रखो, ठीक है, हमने 2 रखा तो वैल्यू कितना है, 4, बट हमने 4 हटाया नहीं, हमने बोला कि यही आंसर है। ठीक है, क्यों नहीं हटाया, इस बार क्यों नहीं हटाया, क्योंकि इस वाले केस में बेसिकली क्या होगा कि अगर हम y बराबर x² का ग्राफ खींचें ऐसे, तो 2 रखने पे जो ये वैल्यू 4 आ रही है, ये यहाँ तो मिला नहीं, ठीक है, बट यही वैल्यू -2 रखने पे आ जाएगी, तो मतलब ये वाला पॉइंट रेंज में तो रहेगा ही, नॉट बिकॉज ऑफ दिस बट बिकॉज ऑफ सम अदर पॉइंट। ये वाली चीज यहां नहीं होगी, यहां पे जो 2 रखने पे वैल्यू आ रहा है -1, वो और कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है उसमें एक y का वैल्यू एक ही जगह मिल सकता है, 2 जगह नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता,
क्योंकि जो इसका ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जब बनाओगे तो कोई भी y की वैल्यू केवल एक ही x पे मिल सकती है, एक से ज़्यादा जगह नहीं मिल सकता। ठीक है, हाँ, मतलब बेसिकली इसका जो ग्राफ आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो कुछ ऐसे आएगा। ये हो गया x इज इक्वल टू 3, y एक्सिस x एक्सिस, और ये हो गया y इज इक्वल टू 1। देखो x इज इक्वल टू 3, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो इस पे तो कोई ग्राफ आएगा नहीं। ठीक है, फिर अभी हमने कौन सी वैल्यू बोले थे, इनका रेशियो कितना हो गया 1, तो वो वाला हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो जाएगा। a/c इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है वो वर्टिकल एसिम्पटोट हो जाएगा। अब ये 4 क्वाड्रेंट टाइप चीज़ आ गई, 1 2 3 4, तो जो ग्राफ आएगा वो या तो इन दोनों में आएगा या इन दोनों में आएगा, इन दोनों में से एक जगह आएगा। ठीक है, अब अगर x 1 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, उसका ना क्या 1 रूट है, अब 1 तो यहाँ पे आएगा, तो इससे ग्राफ पास होना चाहिए। कहने का मतलब कि ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा ये। ठीक है, इन दोनों क्वाड्रेंट में कुछ ऐसे करके ग्राफ आएगा, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि x बराबर 2 नहीं रख सकते, तो 2 रखने पे ये वाली वैल्यू जो आई -1 ये हट गया। ठीक है, अब ये वैल्यू और कहीं मिल ही नहीं रहा ग्राफ पे। ठीक है, तो क्या हुआ अल्टीमेटली, एक तो ये वैल्यू निकल गया और एक ये वाला वैल्यू निकल गया। ये वाला वैल्यू कितना होगा, अगर y बराबर ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी है तो ये वाला वैल्यू होगा y बराबर a/c, और ये जो एसिम्पटोट है वो हाँ, ये वाला वैल्यू होगा -d/c, x बराबर, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये तो उसके डोमेन में ही नहीं है। डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो ये वाली x की वैल्यू तो हम ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2। मान लिया ये, ठीक है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सब टर्म्स को एक तरफ किया, तो y माइनस 1 टाइम्स x², 3y माइनस 2 टाइम्स x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, या क्या। ठीक है, फिर क्या था, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन तो मैंने ऐसे लिख दिया, तो वैल्यूज़ तो गंदी गंदी आएंगी, ठीक है, उल्टी सीधी वैल्यू आएगी। तो b² मतलब 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया 9y² 12y प्लस 4 माइनस ये हो जाएगा 8y², ये ठीक है। फिर कितना हो गया, -2y माइनस 5, तो -20y प्लस 3 4 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y² -12 माइनस माइनस प्लस 20, तो प्लस 8y and 4 minus 12 will be -8 greater than equals to 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लिया, तो इसके रूट आ जाएंगे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ से एक 4 बाहर निकाल सकते हैं, एक और 4 बाहर निकाल सकते हैं। सो
4 4, कितना अंदर बचेगा? ये 4 और ये 4 बाहर निकाला तो यहाँ पे 2 बचा और यहाँ से 4 बचा, तो -8 प्लस माइनस 4√6/2। ठीक है, तो 2 कैंसिल कर दिया तो -4 प्लस माइनस 2√6। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से जो रूट आएगा वो कितना होगा? दैट विल बी y बिलोंग्स टू, मतलब वेवी कर्व मेथड या जैसे भी तुम सोल्यूशन निकालते हो, यूनियन -4 प्लस 2√6 से इन्फिनिटी, ये आंसर आएगा। यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, तो अगेन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट मेथड। टू फाइंड रेंज ऑफ f ऑफ gx। ठीक है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, f ऑफ gx का रेंज निकालना है। तो स्टेप 1, फाइंड रेंज ऑफ अंदर वाला फंक्शन gx। ठीक है, से I1, माने जो अंदर वाला फंक्शन है उसकी रेंज I1 है। ठीक है, स्टेप 2, फाइंड रेंज ऑफ fx। सही, f ऑफ gx नहीं लिखा, f ऑफ gx का तो रेंज निकालनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बोले फाइंड रेंज ऑफ f ऑफ gx तो वो तो हम यहीं कर लेते हैं, ये सब क्यों लिखा हमने? तो ये तो एक तरीका बताया जा रहा है कि f ऑफ gx थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो fx की हेल्प से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो अंदर वाला फंक्शन है हमने उसकी रेंज निकाली, मान लिया वो I1 आ गया। फिर हमने क्या किया, फाइंड रेंज ऑफ f ऑफ gx की वजह fx लिख दिया। फाइंड रेंज ऑफ fx फॉर x बिलोंगिंग टू I1। ठीक है, अंदर वाले फंक्शन का जो रेंज आया उसको डोमेन मानते हुए हमने बाहर वाले फंक्शन का रेंज निकाल लिया। अब ये जो आंसर होगा वही रिक्वायर्ड आंसर होगा ये। ठीक है, ऑब्टेन्ड इंटरवल विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ऑब्टेन्ड इंटरवल विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ, फर्स्ट पार्ट हो गया e रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये f ऑफ gx हो गया ये। ठीक है, जो अंदर वाला फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वो gx की तरह काम कर रहा है, और जो बाहर फंक्शन है e वो e रेज़ टू पावर x टाइप फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसने क्या बोला था फर्स्ट स्टेप में कि gx का रेंज निकाला, तो फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज कितना होता है, 0 से लेके 1 तक। ये हमारे लिए हो गया इंटरवल I1। ठीक है, अब हमने क्या किया, y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x, ये fx है, fx बोला था ओरिजिनल f ऑफ gx है, तो इसकी हेल्प से हम इसका रेंज निकालेंगे।
तो ई रेज टू पावर एक्स का रेंज निकाला फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 1। अब क्वेश्चन इसमें रिड्यूस हो गया कि इसका रेंज निकालने की बजाय ऐसे कर सकते हो कि ई रेज टू पावर एक्स का रेंज निकाल लो, एक्स 0 से 1 तक जा रहा है। अब ई रेज टू पावर एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा, वाई एक्सिस ऑरिजिन एक्स एक्सिस, ठीक है, ऐसे आएगा। तो x अगर 0 से 1 तक जा रहा है तो x बराबर 0 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा, तो ये हो गया, ठीक है। तो इतना इंटरवल आ गया, ठीक है। इतने इंटरवल में हाँ हमारा x केवल यहीं से यहीं तक जा रहा है, तो ये जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वो 1 से लेके, ये y बराबर ई रेज टू पावर x का ग्राफ है, तो अगर इसमें 1 रखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू e आएगा, तो ये वाला वैल्यू भले ही यहाँ पे पॉइंट ना हो बट कुछ ना कुछ y की वैल्यू तो होगी ना यहाँ पे, तो वो वैल्यू e है। तो अगर हमारा x 0 से 1 तक जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, तो उसमें ग्राफ इतना कवर हुआ, उसकी वजह से रेंज 1 से e तक जाएगा। तो उसका मतलब क्या कि इस वाले केस में रेंज कितना हो गया, ये ठीक है, 1 क्लोज्ड से e ओपन, यही आंसर हो गया, ठीक है, 1 क्लोज्ड से e ओपन। अब ऐसा बोलने पे कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि ये तो मेरा डायरेक्टली आ गया था कि हमने एक बार फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 रख दिया तब तो 1 आ गया, फिर एक बार 1 की तरफ ले गए तो e आ गया, उस पर ओपन लगा दिया। तो ऐसे हमने पहले बोला था कि एंड पॉइंट की वैल्यूज को ऐसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ये ठीक है, ऐसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, गलत आंसर आ जाएगा, कहीं सही आ जाएगा कहीं गलत आ जाएगा, कहीं तुक्का लग जाएगा कहीं नहीं लगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि cos ऑफ 2 sin x, ये ठीक है, इसकी रेंज बतानी है, तो इस लॉजिक से कि हम एक बार फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 रख दी, एक बार 1 रख दी, इस लॉजिक से तो हम इसमें भी ऐसे कर सकते हैं कि sin x -1 से 1 तक जाएगा, तो एक बार हमने -1 रख दिया और एक बार 1 रख दिया, तो एक cos 2 आ गया एंड cos -2 आ गया। अब यहाँ क्या गड़बड़ है कि यहाँ पे तो cos 2 और cos ऑफ -2 दोनों बराबर ही होता है। अगर cos 2 एंड cos ऑफ -2 बराबर है तो cos ऑफ -2 भी cos 2 ही हो गया, तो ये तो रेंज ऐसे हो गया cos 2 से लेके cos 2 तक। अब cos 2 से लेके cos 2 तक तो कुछ हुआ ही नहीं, cos 2 से लेके cos 2 तक तो एक ही पॉइंट आया ना, एक ही वैल्यू मिली, तो रेंज कहाँ पे आया, मतलब इसका वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। तो जो भी बच्चा ऐसे कर रहे हैं ना वो यहाँ पे गच्चा खा जाएगा, ये ठीक है, ही विल मेक मिस्टेक, फिर वो बोलेगा पता नहीं क्या हो रहा है। तो इसीलिए हमने जो प्रोसेस बताया उसी से आंसर निकालेंगे, ये ठीक है, ये f है, ये हमारा g है, ठीक है, 2 sin x को gx बोल दिया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था कि gx की रेंज निकाली, मतलब 2 sin x की रेंज निकाली, जो मेरे ख्याल से हर बच्चे को पता है -2 से 2। ये हमारा इंटरवल I1 का काम कर गया, ठीक है। फिर हमने क्या बोला, y इज इक्वल टू fx का ग्राफ बनाया। अब मैं बार बार स्ट्रेस देके बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी करेंगे। fx का ग्राफ बनाया, f ऑफ gx का नहीं बनाया, ये ठीक है, मतलब इसका नहीं बनाया, या फिर हमने यहाँ पे f ऑफ x लिखा, f ऑफ gx नहीं लिखा। तो फिर अगेन ये बात मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि f ऑफ gx क्यों नहीं लिखा, तो उसका रीज़न ये है कि अगर f ऑफ gx का हम निकाल पाते रेंज तो सीधा ही निकाल लेते ना, ये सब क्यों कर रहे हैं, अगर यहाँ पे भी आके f ऑफ gx लिखे। जो हम बता रहे हैं वो तो एक वे अराउंड हो गया रेंज निकालने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे cos ऑफ x लिखा, cos ऑफ 2 sin x नहीं लिखा, और इसमें x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, I1 वाली, -2 से 2, इतने इंटरवल में x की वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो इसका रेंज निकालने के लिए फिर हम ऐसे ही कर सकते हैं कि हमने cos का ग्राफ बना लिया, cos का ग्राफ अब ऐसे बनता है, ठीक है। ये सारे ग्राफ याद करने पहले से, ये 0 हो गया, y एक्सिस 1, π/2, π/2, पाई -π, ठीक है। तो अगर हम -2 से 2 तक जा रहे हैं तो π/2 इज 1.57 समथिंग, पाई मतलब 3, तो 2 कहीं यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है। अच्छा, -2 भी यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 2 और -2 पे y की वैल्यू बराबर ही होगी, तो एक ही लाइन पे आएगा। ठीक है, अब ये y की वैल्यू होगी क्या, cos 2। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, y = cos x का ही ग्राफ है। और अगर x 2 है तो x 2 रखा तो इसमें y की जगह कितना आ जाएगा, cos 2। तो अब इसने क्या बोला है कि हमें fx की रेंज निकालनी है, बट x को केवल इतना रखना है -2 से 2 तक। तो -2 से 2 तक x को रखा, मतलब इसी के बीच में रखना है, इसी के बीच में बस रखना है। तो इसी के बीच में जो ग्राफ आया उसको हमने रख लिया और बाकी मिटा दिया। तो इस ग्राफ ने y एक्सिस पे कितना कवर किया, ये ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ग्राफ y एक्सिस पे कितना कवर हुआ, यहां से लेके 1 तक। अच्छा, कोई किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये इसका ग्राफ है क्या, तो आंसर इज नो। ये इसका ग्राफ थोड़ा ना, ये तो cos x का ग्राफ है, उसका हमने कुछ पार्ट कट कर लिया है बस। तो अगर हम इतना सा ग्राफ रख लें, ये ठीक है, बस केवल इतना ग्राफ रख लें, तो उसका इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो रहेगा तो cos x का ग्राफ ही, बस x के ऊपर लिमिटेशन इम्पोज कर रखा है हमने। तो उसका मतलब क्या है कि ये cos x का ग्राफ है। अगर हम बोलेंगे इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इतना ईजी नहीं है वो बनना, इतना ईजी नहीं है, इसीलिए ये मेथड लगाना पड़ रहा है, इसीलिए हमें ये वे अराउंड निकालना पड़ रहा है। अगर उसका ग्राफ बन जाता, मान लिया आराम से बन जाता, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह लगा के बन जाता, तो हम ग्राफ बना के रेंज निकाल लेते, ये सब करते ही। खैर, इतने पोर्शन ने सबसे नीचे पॉइंट कौन सा आया, ये, उसके y का वैल्यू कितना है, cos 2, सबसे ऊपर 1। यहाँ से यहाँ के बीच में कोई भी पॉइंट लो, जैसे ये मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, तो सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो हमारा रेंज क्या आ जाएगा, रेंज विल बी cos 2 से 1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एंड आई होप बच्चे सुधर गए होंगे अभी तक, तो ये ठीक है। बट फिर भी जो नहीं सुधरा है उसके लिए बता दें, कुछ बच्चों को ये शक हो रहा होगा ये cos 2 -cos 2 लगा देंगे यहाँ पे, मतलब बोलेंगे ये तो नीचे है तो नेगेटिव लग रहा है तो माइनस अपनी तरफ से लगा दिया। ऐसा नहीं करेंगे, cos 2 खुद नेगेटिव नंबर है, सही है, बाहर माइनस लगाने से ऐसा थोड़ा तो नेगेटिव हो जाता है। ये ठीक, cos 2 इटसेल्फ इज ए नेगेटिव नंबर। जैसे मान लिया मैं लिख दूँ sin 3π/2, तो अगर बाहर प्लस लगाए तो उसका मतलब ये थोड़ा कि sin 3π/2 पॉजिटिव होगा। sin 3π/2 की वैल्यू तो -1 होती है। ठीक है, तो इसमें x बराबर 2 रख के यहाँ पे cos 2 ही मिलाए, तो ये cos 2 ही लिखेंगे। अपनी तरफ से उसमें गार्निशिंग नहीं करेंगे कि हम बोला थोड़ा सजा दें, चलो माइनस लगा दें, वो गड़बड़ हो गया। -cos 2 विल बी ए पॉजिटिव नंबर, तो वो नीचे आ ही नहीं सकता क्योंकि cos 2 नेगेटिव होता है। सही है, 2 जो है 2 बेसिकली रेडियन है। अच्छा, ये भी पॉइंट है, कहीं पे भी cos 2 लिखा है तो ये जो 2 है वो रेडियन है, मतलब cos 2 की बात किया जा रहा है, cos 2 डिग्री की बात नहीं किया जा रहा है। 2 डिग्री में डिग्री तो लिखेगा ना, डिग्री कहाँ लिखा है इसमें, उसका मतलब क्या है कि रेडियन है। और पाई जो है वो 3.14 रेडियन होता है, π/2 1.57 रेडियन होता है। तो जो 2 रेडियन है वो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाले सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो इसलिए cos 2 खुद नेगेटिव नंबर है, हैंस दिस इज ए नेगेटिव नंबर। हमें अपनी तरफ से माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है, यूजिंग डेरिवेटिव्स।
ठीक है, यूजिंग डेरिवेटिव्स, जैसे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव नाम का जो चैप्टर आएगा उसमें हमने पहले पढ़ा था कि उसमें प्रॉपर वे में मैक्सिमम मिनिमम निकालना सिखाया जाएगा। इनफैक्ट अगर तुम्हें 11th में फिजिक्स में भी सिखाया गया होगा थोड़ा बहुत तो मैक्सिमम मिनिमम निकालना, बट अभी के लिए हम बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन अभी भी हम कर सकते हैं ये सारी चीज़ें यूज़ करके। तो बस अभी हमें याद रखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट इज इफ एफ डैश एक्स, ये ठीक है डेरिवेटिव है, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है किसी भी जगह पे, ठीक है, तो फिर उस जगह पे जो फंक्शन होगा एफ एक्स होगा वो ग्राफ उसका बढ़ रहा होगा, ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग। तो इफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव देन इट्स ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग। ठीक है, एफ डैश एक्स कहाँ पे पॉजिटिव, कहीं पे भी जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा वहां पे एफ एक्स का जो ग्राफ होगा वो इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, अब सिमिलरली इफ एफ डैश एक्स इज नेगेटिव देन इट्स ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग। और जहां पे भी एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा, मतलब ऐसे सोचा है जहां पे भी एफ डैश पॉजिटिव ग्राफ ऊपर जाएगा, एफ डैश नेगेटिव ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लिया अगर ये ग्राफ है ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब हम राइट हैंड साइड पे एक्स को बढ़ा के देखेंगे किधर जा रहा है ग्राफ, मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे ऊपर गया फिर हम बोलेंगे ये तो नीचे गया, उल्टा नहीं जाते, इस डायरेक्शन में जाके देखते हैं कि ग्राफ ऊपर गया या नीचे गया। तो वेन एवर आई एम सेइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग तो आई एम मूविंग टुवर्ड्स राइट। अब राइट की तरफ जाने पे अगर हम ऊपर जा रहे हैं ग्राफ के ऊपर तो बढ़ रहा है, नीचे जा रहे हैं राइट की तरफ जाने पे तो डिक्रीजिंग है। तो ये अगर y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है तो दिस इज सर्टेनली इंक्रीजिंग। तो इस ग्राफ के लिए फॉर दिस ग्राफ एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लिया ग्राफ ऐसे है तो ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है, इस पे अगर हम ऐसे चलें तो हम तो आगे तो जा रहे होंगे बट नीचे जा रहे होंगे लगातार। तो इस ग्राफ के लिए जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब मान लिया कोई ग्राफ ऐसे हो गया, ठीक है, तो ये क्या है 3 तक तो ये ऊपर जा रहा है और x बराबर 3 के बाद ये नीचे जा रहा है। तो y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है, तो इस पार्ट के लिए तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, इस पार्ट के लिए एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हो गया। ठीक है, अपने जाने पहचाने फंक्शन देख लो, फॉर एग्जांपल ई रेज टू पावर एक्स है, ये ठीक है, y बराबर ई रेज टू पावर एक्स है, y बोलो या एफ एक्स बोलो एक ही बात है। तो ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई रेज टू पावर एक्स होता है। अब ये जो डेरिवेटिव आई ई रेज टू पावर एक्स ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ई रेज टू एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। तो बिकॉज डेरिवेटिव वाला ई रेज टू पावर एक्स पॉजिटिव है इसलिए जो फंक्शन वाला ई रेज टू पावर एक्स है वो इंक्रीजिंग है, तो इसलिए ग्राफ ऊपर जा रहा है। ठीक है, और y बराबर मान लिया एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, y बराबर एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आया 2x। अब 2x में अगर देखो x पॉजिटिव है, 0 से बड़ा रखा तो 2x पॉजिटिव आएगा तो ग्राफ इंक्रीज करेगा। अगर इसमें x नेगेटिव रखा, मान लिया -3, तो -3 पे तो ये नेगेटिव होगा, तो -3 पे तो ग्राफ नीचे जा रहा है, टेंडेंसी क्या है नीचे जाने का, तो यहाँ ये डिक्रीजिंग हो गया और इस रीजन में इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ एफ डैश नेगेटिव होगा, यहाँ एफ डैश पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये ग्राफ है किसका, y बराबर एक्स स्क्वायर का, या एफ एक्स के ग्राफ की बात करें। ठीक है, तो मतलब अभी के लिए तो हम मोटा मोटा क्या याद रखें कि जहाँ पे भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है ग्राफ ऊपर जाएगा, जहाँ पे भी डेरिवेटिव नेगेटिव है ग्राफ नीचे जाएगा, बस ये याद रखना। ठीक है,
चलो अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। नोट 1, अभी एक और, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है लगातार, एंड कॉन्टिन्यूस है, मतलब बीच में ब्रेक नहीं आया, तो फिर क्या होगा कि वो सबसे छोटी वैल्यू से चालू करेगा। इंक्रीजिंग है तो आगे जाके तो वैल्यू ऊपर ही जाएगा ना, तो सबसे छोटी वैल्यू से चालू करेगा, आगे बढ़ता ही चला जाएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे आएगी? राइट मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है और मान लिया 1 से लेके 5 में डिफाइंड है, 1 to 5 में इट इज डिफाइंड, तो 5 पे इट विल हैव मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, 1 पे इट विल हैव मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, ये ठीक है। तो इसी को लिखा हमने, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, एंड कॉन्टिन्यूस तो इसलिए लिखा है ताकि बीच में ऐसा ना हो कि जैसे बढ़ रहा है फिर एकदम जंप मार के यहां से ऐसे बढ़ने लग जाए, तो बीच की वैल्यू छूट जाएगी ना, फिर वो रेंज में नहीं आएगा। तो इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड इंक्रीजिंग इन ए टू बी क्लोज्ड, ठीक है, ए क्लोज से बी क्लोज्ड, देन एफ ऑफ ए विल बी, एफ ऑफ ए का मतलब क्या है? देखो, अगर मान लिया वो ए से लेके बी में लगातार बढ़ रहा है, ये ठीक है, ऐसे करके बढ़ रहा है, तो सबसे छोटी वैल्यू तो x बराबर ए पे आएगी। x बराबर ए पे y की वैल्यू कितनी आएगी? अगर ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है तो x की जगह a रख दिया, तो ये वाली वैल्यू जो है y की, x की वैल्यू तो a है, y की वैल्यू ये एफ ए आएगी। ऐसी ये वाली जो वैल्यू है y की वो एफ ऑफ बी आएगी, ठीक है। देन एफ ऑफ ए विल बी द मिनिमम वैल्यू, मतलब इस पूरे में इतना ग्राफ आया, इस ग्राफ पे यहां से लेके यहां तक वैल्यू गई, तो ये सबसे छोटी है, ये सबसे बड़ी है। सबसे छोटी मतलब एफ ऑफ ए हो गया, एंड सबसे बड़ी वैल्यू कितना हो गया? एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए विल बी द मिनिमम एंड एफ ऑफ बी will be the maximum value, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, और यहीं पे हम क्या बोल सकते हैं? एंड इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग एंड कॉन्टिन्यूस, अच्छा, इस वाले केस में एफ ऑफ ए मिनिमम हो गया, एफ ऑफ बी मैक्सिमम वैल्यू होगी, एंड द रेंज ऑफ एफ एक्स विल बी एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, पहले तो हमने ये बोला था कि मान लिया कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसमें एक्स की वैल्यू मान लिया 1 से लेके 4 तक जा रहा है, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से लेके 4 तक। तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की, पहले तो हमने ऐसे बोलते कि ऐसे नहीं कर सकते, हमने एक बार 1 रख दिया, एक बार 4 रख दिया तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसके लिए हमने मना किया था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम और भी कंडीशंस बोल रहे हैं कि ऐसा कर भी सकते हैं। कब कर सकते हैं? अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, दैट विल इंश्योर कि बीच में कहीं गैप नहीं आएगा, कोई y की वैल्यू मिस नहीं होगी। एंड इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तो लगातार ही बढ़ता चला जाएगा, सबसे राइट में सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, सबसे लेफ्ट में सबसे छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो फिर रेंज ऐसे लिख सकते हैं। अगर देखो ग्राफ डिक्रीजिंग है, ये ठीक है, ऐसे करके है, तो फिर उल्टा हो जाएगा। बी पे ये जो एफ ऑफ बी आया ये सबसे छोटा आया, और ये जो वैल्यू एफ ऑफ ए आया एक्स बराबर ए पे वो सबसे बड़ा आया। तो इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग एंड कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल ए टू बी, देन इट्स
minimum value will be f of b and maximum value will be f of a। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ a होगा, मिनिमम वैल्यू f ऑफ b होगा। ठीक है, एंड द रेंज ऑफ fx विल बी, उल्टा लिख दिया बस, अगर सबसे छोटा वैल्यू f ऑफ b होगा तो वो इधर आ जाएगा, f ऑफ a इधर आ जाएगा। ये ठीक है, f ऑफ b से लेके f ऑफ a तक इतना रेंज आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो गया, मतलब रेंज का आंसर ये हो गया। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग्स। ठीक है, फर्स्ट हो गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस जीरो से 2 पाई। सेकेंड हो गया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस tan इनवर्स x। थर्ड हो गया ठीक है, इनका रेंज निकालना है। अब जैसे इनका रेंज निकालना है तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सा मेथड लगाना है? तो देखो, वो तो तुम्हें बारी बारी से सब देखना पड़ेगा। पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा कि बेसिक मैनिपुलेशन से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बेसिक मैनिपुलेशन से आंसर आएगा या नहीं आएगा, वो कैसे पता लगेगा? उसके लिए हमने बोला था कि बेसिक मैनिपुलेशन से आंसर लाने के लिए जो वेरिएबल टर्म है वो केवल एक जगह आना चाहिए। तो यहाँ पे तो दो जगह आ रहा है, ये भी, और ये दोनों एक जगह ला भी नहीं सकते इसको, तो दैट इज कट, वो फर्स्ट मेथड नहीं होगा। उसके बाद जो हमने उसके बाद वाले मेथड बताए, ये ठीक है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो वो तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऐसा है। अब ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाला जो रेंज हमने बताया था माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो तो इसमें कहीं लगेगा ही नहीं, इसमें तो एक्स आ गया, कॉस एक्स जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इस तरह की चीज़ कुछ लगेगी नहीं इसमें। ठीक है, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं देन वी विल थिंक ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले वाले केस में y बराबर कितना है, 2x प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला था कि कॉन्टिन्यूटी विल बी टॉट, ठीक है, आफ्टर फंक्शन। ये आफ्टर फंक्शन यूल हैव लिमिट, देन कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारे चैप्टर आएंगे। तो कॉन्टिन्यूटी तो बाद में पढ़ाया जाएगा इन डिटेल, थियोरेटिकल क्या क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है, वो सब बाद में पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए तो जो इंग्लिश में मतलब मैथमेटिक्स वाली कॉन्टिन्यूटी तो बाद में पढ़ाई जाएगी। अभी के लिए तो हम केवल इंग्लिश वाली कॉन्टिन्यूटी से काम चला सकते हैं। मतलब इंग्लिश में एक वर्ड होता है ना कॉन्टिन्यूस, उसका मतलब क्या है कि ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसी से काम चला सकते हैं। तो जैसे हमने फंक्शन जो लिया है 2x, तो तुम सोचो 2x क्या होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ऑरिजिन से पास करने वाला, उसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा। ठीक है, फिर दूसरा हो गया साइन एक्स। साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स का ग्राफ भी ऐसे बनेगा, ऊपर नीचे जा रहा होगा।
उसमें भी कोई ब्रेक नहीं आएगा। अब 2x प्लस साइन एक्स किया तो पहला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, ब्रेक नहीं आने का मतलब क्या, कहीं टूटेगा नहीं, कहीं सडनली ऐसा नहीं कि ऐसे जा रहा है फिर एकदम जंप करके और कहीं आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो अगर पहला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, दूसरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस, तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा, प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ तो हमें केवल अभी सम से मतलब है इस क्वेश्चन में, तो वो कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशिएशन वाली चीज़ है कि एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी रेंज होगी, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, ये सब जब ही वैलिड है जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो। बीच में अगर ब्रेक आ गया तो फिर गड़बड़ हो गया, फिर तो एनालिसिस और करना पड़ेगा। वो एनालिसिस हम लेटर स्टेज पे सीखेंगे। तो अभी तो बस इतने से काम चल जाएगा हमारे। अभी तो जिन क्वेश्चंस को हम करें वो कॉन्टिन्यूस नहीं है सारे। तो इसमें अगर हमने y डैश निकाला तो ये हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव विल बी cos x। ठीक है, अब तुम सोचो cos x का जो रेंज है वो -1 to 1 होता है। cos x का रेंज -1 से 1 होता है। अगर इसमें हमने 2 जोड़ा तो 2 प्लस cos x कभी नेगेटिव नहीं होगा। सही है, 2 प्लस cos x विल नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि हमेशा पॉजिटिव है। उसका मतलब क्या है कि y इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, अगर y इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो इसने x की वैल्यू क्या बोला था, इंटरवल क्या बोला था, 0 से 2 पाई। तो अगर इंक्रीजिंग है तो वैल्यू लगातार ऊपर जारी होगी। तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे आएगी, 0 पे। सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ पे आएगी, 2 पाई पे। तो इस वाले केस में y का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, x बराबर 0 रख दिया तो 0 प्लस 0 बराबर 0। y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, x बराबर 2 पाई रख दिया तो 4 पाई प्लस साइन 2 पाई 0। तो फिर आंसर कितना हो जाएगा, 4 पाई। कॉन्टिन्यूस है। वैसे तो देखो ये भी हमने पहले बोला था कि अगर केवल मैंने ये बोला कि एक फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू -2 है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है, तो रेंज कितना होगा, मिनिमम वैल्यू -2, मैक्सिमम वैल्यू 5, तो रेंज कितना होगा नहीं बता सकते। -2 से 5 बोलने के लिए मेरे को ये चाहिए होगा कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे शुरू में हमने बोला था कि ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो इसके आगे बोलते हैं एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस हेंस रेंज विल बी 0 से 4 पाई। यही आंसर आ गया। रेंज कितना हो जाएगा, 0 से लेके 4 पाई तक। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, विच इज y इज इक्वल टू x³ प्लस tan इनवर्स x। ठीक है, और x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1 से 1। देखो एक तरीका तो ये हो गया, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, x³ का डेरिवेटिव 3x², tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² होता है। ठीक है, 1/1 प्लस x² होता है। ठीक है, क्यों होता है, तो फिर मैं पूछूंगा तो फिर बताओ यही क्यों होता है, x³ का डेरिवेटिव 3x² कहाँ से आया। ये ठीक है, ये भी तुमने फॉर्मूला ही पढ़ा है ना कि 3x को डिफरेंशिएट करते हैं तो n टाइम्स x⁻n-1 आता है। इसका डेरिवेशन तो आगे चल के आएगा। ये ठीक है, अभी तो बस हम फॉर्मूला याद कर लें कि अगर x³ का डेरिवेटिव ये है तो tan इनवर्स x का ये होता है। ठीक है, मान लिया। ठीक है, अब देखो इस वाले केस में ये पॉजिटिव है, मतलब रादर नॉन नेगेटिव है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और ये भी पॉजिटिव है, ये तो पक्का पॉजिटिव है। इसमें तो x कुछ भी रखो ये नेगेटिव कभी आएगा नहीं, नहीं 0 आएगा। तो ये पूरा हमेशा क्या हो गया, x कुछ भी रखो पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव हो गया तो y जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, tan इनवर्स x का ग्राफ याद करो, वो ऐसे बनवाया था हमने। ठीक है, x³ का ग्राफ ये tan इनवर्स का ग्राफ है।
y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। एक्स क्यूब का ग्राफ भी ऐसे बनता है, तो इसमें दोनों ही ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, ये ठीक है, ये भी ऐसे इन्फिनिटी तक चला जाएगा इधर ऐसे, और ये भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा, कोई ब्रेक नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो एज y इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, इसलिए रेंज क्या हो जाएगा, देखो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो y मिनिमम क्या होगा, -1 रख दिया, तो -1 का क्यूब प्लस tan इनवर्स -1। अब इनवर्स का हमने वैल्यू निकाला, भी थोड़ा समझाया था हमने, ऐसे हो रहा था कि tan इनवर्स -1 में अगर नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस एक बार के लिए भूल जाओ, 1 के करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ पे आएगा, तो वो आंसर आएगा π/4। अब -1 है, tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू के लिए हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो -π/4 हो जाएगा, तो दिस वैल्यू विल बी -1 π/4। ऐसे ही y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए 1 रख दिया, 1 प्लस tan इनवर्स 1, दैट वुड बी 1 प्लस π/4, ठीक है। तो जो रेंज होगा वो हो जाएगा -1 प्लस π/4 से 1 प्लस π/4 क्लोज्ड, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो अगेन पॉज इट एंड नोट इट डाउन। ठीक है, चलो अब तीसरा फंक्शन ये आया, ठीक है, ln x माइनस 2x। तो सबसे पहले अगर हम डोमेन की बात करें तो जो 2x है उसका डोमेन तो r होगा, उसको तो कोई टेंशन नहीं है, उसमें x कुछ भी रखो। जो ln x है उसका डोमेन r प्लस होता है, उसमें पॉजिटिव वैल्यू ही रख सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड केस में सबसे पहले तो डोमेन क्या होगा, मतलब x की एक्सेप्टेबल वैल्यूज क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि x की जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज है रेंज उसी के अंदर निकालेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या आया, y इज इक्वल्स टू ln x माइनस 2x। तो फिर y डैश विल बी ln x का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x अपॉन x, विच इज इक्वल्स टू 2 अगर कॉमन ले लें तो हाफ माइनस x अपॉन x, ठीक है। अब देखो डोमेन हमारा क्या है, 0 के आगे आगे, ये हम क्या लिख रहे हैं, साइन ऑफ y डैश या साइन ऑफ f डैश x। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे f डैश x कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है। तो जहाँ पॉजिटिव होगा वहाँ ग्राफ ऊपर जा रहा होगा, जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ ग्राफ नीचे जा रहा होगा। तो यही हम कैलकुलेट करें कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, ठीक है। और डोमेन 0 से इन्फिनिटी है, उसका मतलब क्या कि हम 0 से इन्फिनिटी के बाहर जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, 0 से इन्फिनिटी के अंदर अंदर काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका रूट कितना आया, हाफ, ठीक है। अब ये वाला x तो हमेशा ही पॉजिटिव है क्योंकि x पॉजिटिव ही है। इसमें क्या होगा, अगर हमने x हाफ से बड़ा रखा तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, हाफ से छोटा रखा तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा,
ठीक है, ये क्या चीज लिखा हुआ है, ये एफ डैश एक्स का या एफ वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स का साइन लिखा है, SIGN साइन लिखा है कि कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, अब अगर हम y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाएं, रफ ग्राफ मतलब एक्स एक्सिस वगैरह कुछ नहीं बना रहे, ऐसे ही बस ग्राफ का हम शेप देख रहे हैं कि कौन कैसे होगा। तो जहां पे भी y डैश पॉजिटिव होगा वहां पे एफ एक्स ऊपर जाएगा क्योंकि इंक्रीजिंग है। तो 0 से लेके हाफ तक dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, तो 0 से लेके हाफ तक अगर मैं जाऊं तो ग्राफ लगातार ऊपर जाएगा। ठीक है, हाफ के आगे नेगेटिव है तो हाफ के आगे क्या होगा कि ग्राफ लगातार नीचे जाएगा। ठीक है, तो जो ग्राफ बनेगा वो क्रूडली ऐसे बनेगा, पहले ऊपर गया फिर नीचे गया। अब नीचे कौन कितना जा रहा है उस पर तो हम बाद में आएंगे, बट हमें शेप ये समझ में आना चाहिए। देखो इस जीरो के लेफ्ट पे जा नहीं सकते, और अगर इधर नीचे जाने तो ऐसे जा रहा होगा कुछ, इधर लगातार नीचे जा रहा है। तो अगर ग्राफ का शेप ये है y बराबर एफ एक्स का, तो ये बात तो पक्की होगी कि सबसे बड़ी वैल्यू तो यहीं पे आएगी हाफ पे, इसके ऊपर तो कोई पॉइंट ही नहीं आएगा। अच्छा एक्स एक्सिस कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ पे ऐसे कुछ भी हो सकता है, इससे ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो इस जगह पे y की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैंने हाफ रखा तो ये हो जाएगा ln हाफ, ये ठीक है, और यहाँ हाफ रखा तो दो दो कैंसिल हो गया तो -1, तो ये वाली वैल्यू हो गई -1 माइनस ln2, ये वाली वैल्यू -1 -ln2। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो अगर हम इधर की साइड जाएं ऐसे नीचे मतलब 0 की तरफ जा रहे हैं, तो हमने देखा कौन किसकी तरफ जा रहा है। देखो ln x का ग्राफ होता है ऐसे, ये 1 होता है, ये 0, ये y एक्सिस x एक्सिस, इसका ग्राफ नहीं है, ये तो केवल y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ है। इसमें अगर हम 0 की तरफ जाएं ग्राफ के ऊपर ऐसे, तो ये वैल्यू कहाँ जा रही है, नीचे -∞ तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब अगर देखो x 0 की तरफ जाए तो जो ln x -2x है उसमें इस ln x की वैल्यू तो -∞ को जाएगा क्योंकि ये नीचे -∞ को जा रहा है। ठीक है, अगर x 0 को जाए तो ये तो x ही लिखा है, अगर x 0 को जाए तो 2x कहाँ जाएगा, 0 को, मतलब एक नंबर -∞ को जा रहा है, एक नंबर 0 को जा रहा है, तो पूरी वैल्यू कहाँ जाएगी, -∞ को। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि देखो इधर जो वैल्यू है वो कहाँ जा रही है, लगातार -∞ को। ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, लॉग के ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आता, 2x में कोई ब्रेक नहीं आता। तो देखो जो टॉप मोस्ट पॉइंट मिला वो तो इतना मिला -1 -ln2, ये तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट मिला, इसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं। और जो नीचे है वो हमने देखा कि कहाँ तक गया, तो ये वाला जो इधर ग्राफ है ये कहाँ तक जा रहा है, नीचे -∞ तक। उसका मतलब क्या है कि y की सारी वैल्यूज ये कवर हो जाएगा। ठीक है, कोई वैल्यू छूटेगा नहीं। अब हम बोलेंगे ये कहाँ तक जा रहा है, तो हमने कहीं पे भी जाए, भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू आ ही नहीं सकती। और इसके जो नीचे वाली वैल्यू है -∞ तक, दैट वी हैव ऑल गॉट, ये ठीक है, वो तो सब मिल ही गया। तो अब ये क्या कर लेगा, ये एक्स्ट्रा कौन सा वैल्यू ऐड कर देगा, कुछ भी नहीं। नीचे ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो ये अगर नीचे -∞ तक जा रहा है तो सारी वैल्यू तो इसी ने कवर कर ली, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये तो उन्हीं वैल्यूज को रिपीट कर देगा। तो इसलिए -∞ से लेके यहां तक, नीचे से छोटे से बड़ी वैल्यू की तरफ लिखते हैं, इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, -∞ से -1 -ln2 क्लोज्ड, ये इसका रेंज हो गया। ठीक है, तो अगेन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
ठीक है, तो नेक्स्ट इज नोट। अब इसमें देखो थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा ये समझने में, बट ऑफ कोर्स अगर ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। मान लिया दो फंक्शन लिखा है एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, ये ठीक है, एफ प्लस जी दो फंक्शन लिखे हैं, उनके सम का मैक्सिमम वैल्यू इन जनरल विल नॉट बी इक्वल्स टू कि हम पहले का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें और फिर हम दूसरे का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें और फिर जोड़ दें। इन जनरल, ये ठीक है, इन जनरल हम ऐसा नहीं कर सकते कि दो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इंडिविजुअली निकाल के उसको हम ऐड कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम पहले तो वैसे सोचो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज हमने रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले मेथड से क्या बताया था, -√2 से +√2। बट साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 2 थोड़ी ना आई, वो तो √2 आई। ये ठीक है, 2 क्यों नहीं आई? क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, बहुत अच्छी बात, कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, ये भी अच्छी बात है, बट ये दोनों वैल्यू कभी भी एक साथ मिलेगा ही नहीं। जैसे ही मैंने कोई भी एक्स रखा, कोई भी एक्स रखेंगे तो या तो ये 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आएगा ही नहीं, और कोई दूसरा एक्स रखा उसमें ये अगर 1 हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा थोड़ा कर सकते हैं कि एक बार हमने साइन एक्स में तो एक्स की जगह π/2 रख दिया और कॉस एक्स वाले एक्स में जाके π/3 रख दिया, ऐसे थोड़ा करेंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मतलब ये है कि दोनों जगह सेम एक्स ही सब्सटीट्यूट होगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू रखी जाएगी दोनों जगह सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में ऐसा होगा ही नहीं कि कोई भी एक्स ऐसा नहीं होगा कि जो एक साथ साइन एक्स को भी 1 बना दे, कॉस एक्स को भी 1 बना दे, ऐसा होगा ही, इसलिए उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए इन जनरल किसी भी फंक्शन की f प्लस जी की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसे नहीं कर सकते कि f की और g की मैक्सिमम वैल्यूज को लेके जोड़ लें। ठीक है, और सिंपल एग्जांपल हो गया, मान लिया मैंने एक फंक्शन लिखा sin x फिर माइनस sin x। ठीक है, अब हम बोलेंगे इस sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। फिर हम बोलेंगे इस माइनस sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो भी 1। sin x का रेंज -1 to 1 आएगा और माइनस sin x का रेंज भी -1 to 1 ही आएगा, तो दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। बट sin x माइनस sin x तो हमेशा 0 होगा, उसमें तो x कुछ भी रखो वैल्यू हमेशा ही 0 आएगी। ये 1 + 1 2 थोड़ा होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो यहां हमने बस यही समझाया कि अगर दो फंक्शंस ऐसे इंडिविजुअली लिख के हमने जोड़ा तो उस पूरे फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों फंक्शंस की इंडिविजुअल मैक्सिमम वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, मैक्सिमम तो फॉर एग्जांपल बोला है, ऑफ कोर्स ये बात मिनिमम पे भी एप्लीकेबल है कि f प्लस जी का मिनिमम वैल्यू विल नॉट बी इक्वल्स टू, नहीं होगा बराबर, f का मिनिमम वैल्यू निकाल लिया, g का मिनिमम वैल्यू निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, ऐसे नहीं होगा। सही है, ऐसे नहीं होगा। इन जनरल बाई चांस हो सकता है। अब बाई चांस कब हो सकता है? बाई चांस जब हो सकता है जब एक ही एक्स पे दोनों की मैक्सिमम वैल्यू आ जाए एक साथ। तो अगर मान लिया एक्स बराबर हमने 5 रखा, पहला टर्म की मैक्सिमम वैल्यू आ गई और एक्स बराबर 5 पे ही दूसरे टर्म की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अगर ऐसा हुआ तो फिर चल जाएगा, फिर ये बराबर आ जाएगा। तो यहां बेसिकली हम उसी के लिए आए कि देखो इन जनरल तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, बट इफ ऑब्टेन्ड साइमल्टेनियसली, ये ठीक है, दैट इज फॉर सेम एक्स
that is obtained for same x. Then f plus g का maximum value will be f of maximum plus g of maximum. तब ऐसा हो जाएगा कि दोनों का अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो उनके इंडिविजुअल मैक्सिमम वैल्यू को सम कर सकते हैं, तब कर सकते हैं. ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन, फाइंड रेंज ऑफ फर्स्ट y बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स रेज टू पावर 20. साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स रेज टू पावर 20. तो आंसर इज वेरी सिंपल. साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? इसका 0 से लेके 1 तक. साइन एक्स की पावर 20 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? वो भी 0 से लेके 1 तक जा सकता है. ठीक है, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू 0, इसका मिनिमम वैल्यू 0, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1. तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स रेज़ टू पावर 20 का मैक्सिमम वैल्यू क्या 2 आएगा? तो आंसर इज हाँ, इस बार आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे इसका वैल्यू 1 आएगा वहीं पे इसका वैल्यू 1 आ जाएगा. तो इसलिए दोनों के इंडिविजुअल मैक्सिमम वैल्यू को हम ऐड करके आंसर बता सकते हैं. ठीक है, फिर ऐसे ही इसका मिनिमम वैल्यू जब 0 आएगा, जब मतलब x बराबर पाई पे आ जाएगा, ये ठीक है, x बराबर 0 पे भी आ जाएगा, 2 पाई पे भी आ जाएगा, बट मिनिमम वैल्यू इसका 0 होगा. तो जब इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा तभी इसका भी मिनिमम वैल्यू 0 होगा. तो मिनिमम वैल्यू जो एडिशन का है वो 0 हो गया. ठीक है, तो इस वाले केस में y मिनिमम बराबर साइन स्क्वायर एक्स का मिनिमम वैल्यू प्लस साइन 20x का मिनिमम वैल्यू विल बी 0 प्लस 0 बराबर 0 एज इट इज obtained for same x. ठीक है, फिर ऐसे ही y का मैक्सिमम वैल्यू विल बी साइन स्क्वायर एक्स का मैक्सिमम वैल्यू प्लस साइन एक्स रेज़ टू पावर 20 का मैक्सिमम वैल्यू. उसका भी रीज़न यही है, as it is obtained for same x and this value will be 1 plus 1 बराबर 2. ठीक है, ये माना हो गया पहला क्वेश्चन. ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ठीक है, और लिख सकते हैं क्वेश्चन एफ एक्स बराबर साइन एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 9/1 प्लस कॉस एक्स रेज़ टू पावर 8. ठीक है, ये हो मान लीजिए ये क्वेश्चन. तो इसमें जो साइन एक्स रेज़ टू पावर 4 है ये फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 1. कहाँ पे आएगी? π/2 पे. ठीक है, π/2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है, और भी इनफाइनाइट जगह पे आएगी, बट वन ऑफ द पॉइंट इज π/2. ठीक है, cos x की पावर 8 की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? 0.
सॉरी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0, एंड कहाँ पे आएगी, वो भी कई जगह आएगी और π/2 पे भी आएगी। ठीक है, अच्छा जब cos x रेज़ टू पावर 8 मिनिमम होगा 0, तो ये पूरा टर्म तो मैक्सिमम होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है एंड मिनिमम है तो उसका रेसिप्रोकल तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो वेरी गुड, पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू से जो निकाल सकते हैं सीधा सीधा। ये 1 हो गया और ये 0 रखने पे कितना हो गया, 9, तो 9 + 1 10 आ गई मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, फिर ऐसे उल्टा होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0। कहाँ पे आएगी, x बराबर 0 पे। x बराबर 0 पे ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा तो इसका रेसिप्रोकल अपनी मिनिमम वैल्यू लेगा। तो ये पूरा टर्म, अगर इसको हम एक फंक्शन बोले gx और ये फंक्शन, दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू साइमल्टेनियसली आ गए। ठीक है, तो fx का मैक्सिमम वैल्यू विल बी +9/1 प्लस cos x की पावर 8 इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, उसको हम इंडिविजुअली ब्रेक कर सकते हैं, इन जनरल तो नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हमें सेम जगह पे मिल रहा है। ये ठीक है, एज बोथ आर ऑब्टेन्ड साइमल्टेनियसली, एज बोथ आर ऑब्टेन्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मतलब साइमल्टेनियसली कब, फॉर x = π/2 फॉर एग्जाम्पल। और भी कई जगह पे आएगी, इनफाइनाइट जगह पे आएगी, बट हमें तो एक पॉइंट से मतलब एक इससे बड़ी वैल्यू आ नहीं सकती और π/2 पे आ जाएगी, तो बाकी पॉइंट की में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो 1 + 9/1 + 0, तो मतलब कितना हो गया, ये 10। ये तो हो गई मैक्सिमम वैल्यू। और अब ये लिख सकते हैं अपने आप, मिनिमम वैल्यू विल बी sin x रेज़ टू पावर 4 प्लस 9/1 प्लस cos x रेज़ टू पावर 8 का मिनिमम वैल्यू बराबर इंडिविजुअल मिनिमम, तो पहले वाली की 0 होगी, 9/1 प्लस 1। जब इसकी मैक्सिमम होगी तो इस पूरे की मिनिमम होगी, मतलब सेम लॉजिक। तो आंसर कितना हो जाएगा, 9/2। ठीक है, फिर जितने भी फंक्शंस लिखे हुए हैं सब कॉन्टिन्यूस हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए रेंज कितना हो जाएगा इसका, 9/2 से 10। ठीक है, 9/2 से वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 10। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो लिख लिया इसको।